नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियां। जब हम मिट्टियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मिट्टी क्या होती है। ठीक है, तो मिट्टी क्या होती है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर असंगठित पदार्थों की एक परत होती है। ठीक है, क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर यह असंगठित पदार्थों की परत है जिसे अपक्षय तथा विघटन के कारकों के द्वारा अपक्षय तथा विघटन के कारकों के द्वारा, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, असंगठित पदार्थों की परत है जिसे अपक्षय तथा अपर्दन के कारकों के द्वारा शिलाओं तथा जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तो मिट्टी या मृदा की परिभाषा क्या हो गई कि यह एक असंगठित पदार्थों की क्या है, परत है। असंगठित का मतलब जो संगठित नहीं है। ठीक है, तो धरातल के ऊपर असंगठित पदार्थों की परत है जिसे किसके द्वारा, अपक्षय तथा विघटन के कारकों के द्वारा शिला मतलब चट्टानों से तथा जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। फिर हम बात करें कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मृदाओं का अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में तो आपको पता चल जाएगा कि मृदा विज्ञान क्या है, कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। और मृदा विज्ञान इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा विज्ञान मतलब पेडोलॉजी। तो आपको यह याद रखना है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मृदाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। तो भारत की मिट्टियों को आईसीएआर, ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को 8 तो प्रमुख तथा 27 गौण भागों में विभाजित किया है। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत की मिट्टियों को 8 प्रमुख तथा 27 गौण भागों में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये 8 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, जलोढ़ मृदा, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल्स। दूसरा, लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भारत की जो मिट्टियां हैं उनके ये 8 प्रकारों के नाम याद होने चाहिए। का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 प्रमुख तथा 27 गौण भागों में विभाजित किया है। और ये 8 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो जलोढ़ मृदा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एल्यूवियल सोइल, ठीक है। लाल पीली मिट्टी मतलब रेड येलो सोइल, काली मिट्टी मतलब ब्लैक सोइल, लेटेराइट सोइल, ठीक है। यह है मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सोइल, ठीक है। इसके अलावा पर्वतीय मृदा, दलदलीय या पीट मृदा, और ये लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को इंग्लिश में कहा जाता है सलाइन सॉइल्स। मिट्टी और मृदा एक ही चीज है, ठीक है, क्योंकि कई जगह मैंने मिट्टी लिख दिया और कई जगह मृदा लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिट्टी और मृदा एक ही चीज है। तो सबसे पहले आपको यह याद रख लेना है कि भारत की मिट्टियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 8 प्रमुख तथा 27 गौण भागों में विभाजित किया है। अब हम इनकी विशेषताएं देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। हमारी सबसे पहले मिट्टी है जलोढ़ मृदा। एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। तो जब हम जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो भी मिट्टियां नदियों के द्वारा बिछाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। आप लोगों को यह पता ही है कि हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, तो जैसे ही वह मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मैदानी भागों में प्रवेश करने पर उनका ढाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढाल या स्लोप है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब नदियों का वेग ज्यादा होता है, ढाल ज्यादा होने के कारण उनका वेग भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब नदियों का वेग ज्यादा होता है तो उनकी परिवहन क्षमता भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो वो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को बहाकर ले आती है। लेकिन जैसे ही नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो वेग क्या हो जाता है? उनका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैदानी भागों में उनका ढाल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो क्या करती हैं कि जितने भी अवसादों को अपने साथ बहाकर लाई है उनका क्या करने लग जाती है? जमाव करने लग जाती है, ठीक है। और इन्हीं जमावों से किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि इन मिट्टियों का निर्माण, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो इस मिट्टी का निर्माण, ऐसे लिखिए, इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। फिर इसे कांप अथवा कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी के दूसरे नाम क्या है? कांप अथवा कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के लगभग 46% भाग पर पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है जो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो लगभग 46% भाग पर पाया जाता है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया कि यह भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। कितने क्षेत्र पर? लगभग
46% क्षेत्र पर विस्तृत। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज कि हमने पढ़ा कि जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहां पे पाया जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहां पे पाया जाएगा? समस्त नदी घाटियों में, चाहे आप देखिए ऊपर सिंधु और उसकी सहायक नदियां, या फिर गंगा या उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। इसके अलावा दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, सभी नदियों की घाटियों में किसका विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। ठीक है, तो इसका विस्तार कहां पे पाया जाता है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा समस्त नदी घाटियों में। ठीक है, यहां पर एक शब्द लिखा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से तात्पर्य है उत्तर का विशाल मैदान। चूंकि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं या फिर राज्यों की बात करते हैं, तो देखिएगा कि यहां पर पंजाब के बाद इधर की तरफ आप आ जाइए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग, इधर बिहार और पश्चिमी बंगाल। ये जो उत्तरी मध्य भारत है, यहां पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो अगर आपसे राज्यों के नाम पूछें तो आप बता सकते हैं कि किन किन राज्यों में प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी वाला भाग है, मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार में भी किसका विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो कहां कहां पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, इसके अलावा सभी नदियों की घाटियों में हमने बात करी कि किसका विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, फिर अगली चीज ध्यान दीजिए कि चूंकि इस मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा हुआ है, इस कारण जलोढ़ मिट्टी अन्य सभी मिट्टियों की तुलना में क्या है? नवीनतम मृदा है। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह सबसे नवीनतम मृदा है। ठीक है, फिर हमें पता है कि जब हम मिट्टियों में क्या करते हैं? कृषि करते हैं, तो लगातार खेती किए जाने के कारण मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चूंकि ये वाली जो जलोढ़ मिट्टी है वो अन्य मिट्टियों की तुलना में क्या है? नवीनतम है, इस कारण यह अन्य मिट्टियों की तुलना में भी क्या है? उपजाऊ है। ठीक है, तो अगले विशेषता क्या है? यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नवीनतम मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपके जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस मिट्टी में फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, फास्फोरस तथा ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है?
तो किसी भी मृदा में पाए जाने वाले विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। क्या होता है ह्यूमस? किसी भी मृदा में, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस तो किसी भी मृदा में पाए जाने वाले विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमस किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मृदा में उपस्थित विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। और इस ह्यूमस का जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, मतलब ह्यूमस जलोढ़ मिट्टी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला खादर, दूसरा बांगर। आपने नाम सुने होंगे खादर तथा बांगर। खादर और बांगर क्या होते हैं? जो खादर होते हैं वो है नवीन जलोढ़ मैदान। ठीक है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसके जो मैदान है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो यहां पर खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। और बांगर क्या है? प्राचीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, जिन क्षेत्रों में क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, उन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव किया जाता है। तो जो खादर है वो क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान है। तो खादर से यहां पर तात्पर्य है नवीन जलोढ़ मृदा। और बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मैदान या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहां पर नदियों के द्वारा नई मिट्टी का जमाव नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई? जलोढ़ मिट्टी। इसमें हमने क्या पढ़ा? पहली चीज, जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी है। चूंकि यह नदियों के द्वारा बिछाई जाती है, इस कारण यह सबसे ज्यादा नवीनतम तथा सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ मृदा है। यह भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, जो भारत के लगभग 46% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें किसकी कमी होती है? फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है? विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा इसका विस्तार। तो इसका विस्तार भारत की समस्त नदी घाटियों में पाया जाता है। और प्रमुख रूप से अगर हम विस्तार की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग, बिहार और पश्चिमी बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जलोढ़ मृदा हो गई, जिसकी विशेषताओं के बारे में हमने यहां पर चर्चा की। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, सेकंड है आपका लाल पीली मिट्टी। ठीक है, जब हम लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो देखिए, लाल पीली मिट्टी भारत का दूसरा बड़ा मृदा समूह है। सबसे बड़ा हमने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा बड़ा समूह कौन सा है? लाल पीली मिट्टी। तो यह भारत का दूसरा बड़ा मृदा समूह है। ठीक है, लगभग कितने भाग प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो लगभग 18.6% भाग पर विस्तृत। ठीक है, भारत का दूसरा बड़ा मृदा समूह कौन सा है? लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर? तो लगभग 18.6% भाग पर विस्तृत है। इसके बाद लाल मिट्टी का जो लाल रंग है, ठीक है, वो किस तत्व के कारण होता है?
लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क के कारण क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, लाल हो सकता है। इसको आप यूं कह सकते हैं फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड नामक तत्व के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल किस तत्व की प्रधानता के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वह लौह तत्व, जिसे फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसके कारण होता है, ठीक है। और लाल मिट्टी का जो निर्माण है वह निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, निक्षालन की प्रक्रिया। ये शब्द ध्यान दीजिए, निक्षालन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लीचिंग, ठीक है। क्या होती है निक्षालन की प्रक्रिया, तो एक चीज देखिए कि ये क्या है, मृदा है, पृथ्वी की क्या है, सतह है। इसमें लौह तत्व की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। हम निक्षालन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। अब जब वर्षा होगी, ठीक है, वर्षा होगी तो इस मिट्टी में जितने भी घुलनशील पदार्थ हैं वो कहां चले जाएंगे, नीचे की ओर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लौह तत्व है वह मृदा में क्या है, घुलनशील नहीं है, तो वो क्या करता है, इस मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाता है, ठीक है। और कालांतर में इसकी जो क्या है, मोटाई वो बढ़ती जाती है। तो इस मिट्टी का जो ऊपरी रंग है वो लोहे की अधिकता के कारण कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जबकि गहराई में जाने पे इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। इस कारण इसे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लाल पीली मिट्टी में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, निक्षालन की प्रक्रिया के कारण होता है। निक्षालन की प्रक्रिया क्या है, तो वर्षा के जल में मिट्टी के जो घुलनशील पदार्थ है वह घुलकर नीचे चले जाते हैं और जो लौह तत्व है वह क्या रहता है, ऊपर ही रह जाता है। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब कोई लोहे का पदार्थ या लोहे की जो वस्तु है वो अगर खुले में पानी में रह जाती है तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और जो जंग होता है वो किस रंग का होता है, वो लाल रंग का होता है। तो उसी लौह के कारण इसका रंग भी क्या पाया जाता है, लाल पाया जाता है। जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं कि लाल मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, तो देखिएगा कि प्रमुख रूप से दक्षिणी भारत में, ठीक है। कहां पर, प्रमुख रूप से दक्षिणी भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और दक्षिणी भारत के हम राज्यों की बात करें कि कहां कहां पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो देखिए विस्तार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। जब हम विस्तार की बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह जो विस्तार है केवल मिट्टी की प्रधानता के आधार पर है। आप राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का सीमा निर्धारण नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्नाटक की सीमा खत्म हो गई तो इसके बाद लाल मिट्टी पाई ही नहीं जाएगी। अगर आप गांव देखा है, आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ही गांव में 4 अलग अलग दिशाओं में 4 अलग अलग मिट्टी के खेत भी पाए जाते हैं। तो एक जब छोटे से गांव में ही अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जा सकती है तो हम तो पूरे भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वितरण दर्शाया गया है वह केवल क्या है, मिट्टियों की प्रधानता के आधार पर दर्शाया गया है। तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिणी भारत में
पाया जाता है। और आप अगर इनके विस्तार को याद करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी चीज याद रखिए कि आप ये मैपिंग याद रखिए। अगर आपको भारत के राज्यों की स्थिति पता है तो आपको इन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, अब जो हमारी अगली मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी भारत का तीसरा बड़ा मृदा समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा पढ़ा हमने, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा बड़ा मृदा समूह हमने कौन सा पढ़ा, लाल मिट्टी। तो तीसरा बड़ा मृदा समूह कौन सा है, काली मिट्टी, जो भारत के लगभग 16.6% क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, कितने प्रतिशत पर, लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि इसे क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को चरनोजम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको ध्यान रखिए, इसको उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इसे ट्रॉपिकल चरनोजम भी कहा जाता है या फिर इसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ये शब्द ध्यान दीजिए, ये सभी संज्ञाएं किसे दी गई है, काली मिट्टी को दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। किसे, काली मिट्टी को कहा जाता है। भारत में इसे रेगुर कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है रेगुर। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रेगुर किसे कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शंस आपको अलग अलग दे देंगे, तो आप केवल इतना से ध्यान दीजिए कि रेगुर क्या है, मिट्टी का एक प्रकार। और कौन सी मिट्टी का, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। काली मिट्टी के अगर हम विस्तार की बात करें तो काली मिट्टी का विस्तार प्रमुख रूप से, ठीक है, यहां पर, कहां पर, तो गुजरात, यहां पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इधर की तरफ आप आ जाइए उड़ीसा, इन राज्यों में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो प्रमुख रूप से काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कहां कहां पर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन राज्यों में किसका विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद देखिए, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या होती है, सर्वाधिक उपयोगी होती है। कपास की खेती काली मिट्टी में अधिक उत्पादन देती है, इस कारण काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली कपास मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल। क्यों, क्योंकि यह क्या होती है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी की क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और ये काफी क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता नहीं है कि काली मिट्टी
कि जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, तो आप इसको गलत करके आएंगे और हम क्या सोचेंगे कि रेतीली मिट्टी को क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी की है, तो ध्यान दीजिए काली मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इस कारण काली मिट्टी गीली होने पर क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है। अगर आपने गर्मी में काली मिट्टी का खेत देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो काली मिट्टी का खेत है उसमें क्या पड़ जाती है, गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है। इस कारण इस काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस मिट्टी को किसी ने क्या कर दिया हो, जोत दिया हो। जब हम किसी भी खेत को जोतते हैं तो क्या उसमें क्यारियां बन जाती है, तो इसमें प्राकृतिक रूप से जब ये सूख जाती है तो इसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि कैसे इस खेत को किसी ने जोत दिया हो। तो नेक्स्ट लिखिए कि गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है। इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गीली होने पर ये काफी क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें गहरी गहरी क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 3 मिट्टियां हो गई। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह, लाल मिट्टी भारत का दूसरा बड़ा मृदा समूह और काली मिट्टी भारत का तीसरा बड़ा मृदा समूह।